अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम नंबर 13 अटैम्प्ट करना है, जो बुक के पेज नंबर 168 पे है। आप यहाँ देखें, वो इन्फॉर्म क्या कर रहा है। ये अकरम आरिफ लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। कह रहा है 31 दिसंबर 2017 पे ये उनका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और नीचे ये उसने 3 मेन एडजस्टमेंट्स दिए हैं और आगे सब पार्ट्स किए हैं उनके। आपसे कह रहा है आपने इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अपना वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो हम लोग टोटल 4 चीज़ें बनाते हैं। पहले नंबर पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फोर्थ नंबर पे आ जाती है हम लोगों के पास बैलेंस शीट। राइट। तो अब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पहले 2 अकाउंट हम इकट्ठे बनाते हैं। तो इसलिए अब हम स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अकरम आरिफ लिमिटेड पहली लाइन में। सेकंड लाइन में हम जो चीज़ बना रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब ट्रेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हमें खुद ही बता दिया हुआ है। ये देखें लेफ्ट साइड पे लास्ट से थर्ड पॉइंट पड़ा हुआ है, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को कहते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का नेट रिजल्ट रखना है जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 879,500। तो अब आप यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 879,500। इसको जाना चाहिए था आउटर कॉलम में, लेकिन इसको इनर में लिखेंगे क्योंकि इस पर 2 एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। राइट। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं देखें। आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 में उसने बात की, कह रहा है आपके 2 एसेट हैं, एक लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी। इन दोनों की जो डेप्रिसिएशन है ना, उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी हुई है। और वो क्या ट्रीटमेंट हुई है, गलत हो गई है कि आपने देखें डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा एक्सपेंस बनती है डेबिट साइड पे। वो कह रहा है आपने बाय मिस्टेक क्या किया, उस डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रीट करने के बजाय ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रीट कर दिया है। तो इसका मतलब है हमने अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर दिया हुआ है। हमने शो एक्सपेंस के तौर पे किया है, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन को डायरेक्ट एक्सपेंस बना दिया है, जबकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, हमने ट्रेडिंग में रख दिया है। इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, हमारा जीपी जो है वो कम शो हो रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने जीपी में ऐड बैक करेंगे ताकि ग्रॉस प्रॉफिट की असल वैल्यू आए और फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देंगे। तो आपका इसका नेट रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। राइट। तो अब देखें कौन से मेथड पे, आप प्लांट एंड मशीनरी की भी और लैंड एंड बिल्डिंग की भी 2-2 वैल्यूज दी हुई हैं। आप देखें ये राइट साइड पे 5वां पॉइंट है प्लांट एंड मशीनरी। कॉस्ट उसकी 8 लाख है, बाहर की वैल्यू 525 है, तो ओरिजिनल कॉस्ट के मुताबिक 8 लाख, इसका 10% 80,000। और दूसरी साइड पे आए तो ये लास्ट से 5वां छठा पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग, कॉस्ट प्राइस है 900,000, इसका 10% ले तो ये 90,000 आता है। तो 90,000 लैंड एंड बिल्डिंग का और 80,000 प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट के मुताबिक ये मिल के बन जाता है 170,000। तो ये 170,000 की ट्रीटमेंट रॉन्ग हुई है डेप्रिसिएशन की। तो अब आप यहाँ लिखेंगे ऐड रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 90,000 प्लस 80,000, तो ये मिल के कितना हो जाएगा हमारे पास 170,000। ठीक। तो अब 879,500 में हम ये 170,000 ऐड करेंगे तो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो सी है वो 10,49,500 हो जाएगी। तो हमारा असल ग्रॉस प्रॉफिट इतना था। अब देखें ये जो हमारी डेप्रिसिएशन है 90,000 भी और 80,000 भी, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में आना था। तो अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे शो भी कर देंगे। तो यहाँ देखें डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 90,000 और डेप्रिसिएशन मशीनरी 80,000। तो आपके 2 इफेक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, इधर भी 170,000 आ गया, इधर भी 170,000 आ गया। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट को निल कर देंगे। अब यहाँ से आगे प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखें ऑथराइज कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, डिविडेंड गेनिंग है, इक्वलाइजेशन रिजर्व गेनिंग आएंगे। 6% डिबेंचर खुद नहीं आएगा, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट उसने यहीं दे दी कि आपने इस 500,000 के डिबेंचर पे 6% इंटरेस्ट लेना है। तो 500,000 का 6% कितना आ जाता है बेटे, ये आ जाता है 30,000। तो ये आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ लिख देंगे डिबेंचर इंटरेस्ट। 500,000 का 6% 30,000 आ गया। और ये जो 500,000 डिबेंचर है ये बैलेंस शीट में जाके लाइबिलिटीज में आ जाएगा और उसका इंटरेस्ट यहाँ आ गया। राइट। नेक्स्ट डायरेक्टर फीस हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आ जाएगी 15,500।
अब इंश्योरेंस उसने बताई नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इनर कॉलम में लिखेंगे 17,000 क्योंकि उसने इसकी एडजस्टमेंट यहीं पे बता दी है, राइट। इनर कॉलम में 17,000 आ गया। अब वो कह रहा है ये इंश्योरेंस आपने 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ 2018 तक 11 तक पे कर दी है, ठीक है। 1 अप्रैल से पेमेंट हुई है और ये 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक हुई है, तो 3 मंथ्स का प्री पेड है। हम अकाउंट 31 दिसंबर पे बना रहे हैं, तो दिसंबर से आगे कितना गए हम लोग, 31 मार्च तक 3 मंथ्स बनते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाइड प्री पेड यहाँ लिखेंगे लेस प्री पेड 17,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा बेटे 4,250। तो अब 17,000 में से 4,250 माइनस करें तो बाकी 12,750 बच गया, ठीक हो गया। अब ये जो 4,250 है ये जाके बैलेंस शीट में करंट एसेट भी बन जाएगा। स्टॉक ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, बैलेंस शीट में जाएगा। मोटर ट्रक बैलेंस शीट में फिक्स एसेट, लेकिन एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि जी आपने एडजस्टमेंट नंबर 1 के सेकंड पॉइंट में कि आपने मोटर ट्रक पे 20,000 की डेप्रिसिएशन लेनी है, तो यहाँ देगा डेप्रिसिएशन ट्रक 20,000। फिर डेप्रिसिएशन फर्नीचर इस पे 10% लेनी है आपने ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो ओरिजिनल वैल्यू इसकी कितनी है 1 लाख, तो 1 लाख का 5% लें तो ये 5,000 आ जाएगा, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर 5,000 आ गई। नेक्स्ट डेटर प्रॉफिट एंड लॉस एडवांस टैक्स बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग इंटरिम डिविडेंड सैलरीज आ जाएगा, तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आ जाएगा 100,000, राइट। फिर देखें क्रेडिटर कैश एट बैंक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब ये जो ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसको क्या करना है, ये बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम परसेंटेज के मुताबिक प्रॉफिट एंड लॉस में लिख चुके हैं। अब इसका क्या करना है, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट में एडजस्ट होगा। फिर 5% इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट है 8 लाख की, इसका 5% इन्वेस्टमेंट खुद तो एसेट बनेगी, अब इसका 5% इंटरेस्ट कितना बनता है बेटे 40,000, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे इनकम बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 40,000, एग्जैक्ट डिबेंचर वाली ट्रीटमेंट होगी इसकी भी। प्लांट एंड मशीनरी नहीं आना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये हमारा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000, तो अब इस इंटरेस्ट का क्या करना है, क्योंकि हम तो इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को परसेंटेज के अकॉर्डिंग ले चुके हैं, अब इस इंटरेस्ट को क्या करना है, ये बैलेंस शीट में जाके ट्रीट होगा, कैसे होगा वहाँ पर देखेंगे। तो बहरहाल फिलहाल ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस को कर देंगे क्लोज। तो क्रेडिट साइड पे आ रहा है हमारे पास 10,89,500, डेबिट साइड का टोटल कम है, तो डिफरेंस आ रहा है बेटे हमारे पास 736,250, ये कहलाएगा अब हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट 736,250, ठीक है। तो इसके साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बेटे हम अपने थर्ड अकाउंट की तरफ, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे, 3 लाइन्स यूज करेंगे। अक्रम आरिफ लिमिटेड, सेकेंड लाइन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। लेफ्ट कॉर्नर पे आप यहाँ लिखोगे डेबिट, राइट कॉर्नर पे क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीस। अब सबसे पहले हम अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को फिलअप करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने आते हैं बेटे, 2। पहला आइटम आपने ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट का बैलेंस लेना है, तो ये देखें लेफ्ट साइड पे लास्ट से 5वां पॉइंट पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस 300,000, इसको आपने इनपुट के तौर पे क्रेडिट साइड पे रखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 300,000, राइट। फिर आ जाएगा बेटे हम लोगों के पास करंट ईयर का प्रॉफिट, किस नाम से आ जाएगा, दिस ईयर प्रॉफिट या करंट ईयर प्रॉफिट। तो ये कहाँ से आएगा, अभी ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट फाइंड किया था 736,250, ये यहाँ पे आ जाएगा दिस ईयर प्रॉफिट के नाम से या करंट ईयर प्रॉफिट के नाम से 736,250। आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड हो गई कंप्लीट। अब आते हैं बेटे एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस से 2 आइटम लेने हैं। एक आएगा हम लोगों के पास हमारा इंटरिम डिविडेंड, तो अब आप ये देखें ये पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे सेकंड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है इंटरिम डिविडेंड 90,000, तो ये इंटरिम डिविडेंड यहाँ आ जाएगा 90,000, और ये चूंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा ये। दूसरा पॉइंट आना है एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस पे से कौन सा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या एडजस्टमेंट ऑफ लास्ट ईयर टैक्स, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, नहीं। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड के बाकी जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे हमें कहाँ से मिलेंगे बेटे, एडजस्टमेंट से मिलेंगे। अब एडजस्टमेंट से कौन से पॉइंट लेने हैं आपने, तमाम तरह के रिजर्व और प्रोविजन बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के, ठीक है ना। तो अब आप देखें
बैड डेट के रिजर्व को छोड़ के बाकी आने हैं, तो अब एडजस्टमेंट नंबर 2 में उसने सारी बात की थी। तो ये देखें, कह रहा है ट्रांसफर किया है जनरल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को आपने 80,000, तो ये यहाँ आ जाएगा ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक, कितना है 80,000। अब चूंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है तो अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये रिजर्व है तो ये सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे। फिर इसी एडजस्टमेंट नंबर 2 के पार्ट बी में वो कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 200,000 लेनी है, तो वो यहाँ आ जाएगी बेटे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 200,000। सेकंड इफेक्ट इसका क्या होगा, ये बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। फिर कह रहा है डिविडेंड प्रपोज किया है 15 रुपीज़ पर शेयर है, ठीक है ना। तो आप शेयर कितने हैं हमारे पास, पहले पॉइंट में देखें, बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पहला पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को कि आपका ऑथराइज और इशूड कैपिटल दोनों सेम है 15 लाख, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपीज़ का था। एडजस्टमेंट नंबर सी में उसने बताया था, सेकंड एडजस्टमेंट के पार्ट सी में, कि एक शेयर आपका 100 का है, तो आप 15 लाख को 100 पे डिवाइड करें तो ये आगे 15,000 शेयर्स। अब अगर वो कहता है डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है तो फिर 15 लाख प्राइस पे अप्लाई करें, और अगर वो कहता है परसेंटेज को, और अगर वो कहता है डिविडेंड पर शेयर है तो फिर नंबर ऑफ शेयर पे अप्लाई करेंगे, 15 लाख पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इसको किसने कहा 15 रुपये पर शेयर है डिविडेंड, तो अब शेयर कितने थे हमारे पास 15,000, और एक शेयर का डिविडेंड कितना है 15, तो 15,000 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोपोज डिविडेंड आ जाएगा। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे प्रोपोज डिविडेंड 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 15, तो ये आ जाएगा 225,000। सेकेंड इफेक्ट इसका क्या होगा, ये बैलेंस शीट में CL करंट लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक हो गई बात, नहीं। इसके साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। तो अब इसकी भी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,36,250 ज़्यादा है, और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो डिफरेंस आ रहा है बेटे 441,250। ये अब क्या कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में ये कहाँ जाएगा, सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में, राइट। तो ये था बेटे हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कंप्लीट हुआ। अब इसकी डेबिट साइड पे हमने टोटल 5 आइटम्स जो से हैं वो लिखे हैं। इनमें से जो पहला आइटम इंटरिम डिविडेंड है, ये चूंकि ट्रायल बैलेंस में था, इसका एक ही इफेक्ट होना है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बाकी जो 4 पॉइंट हैं इनमें से 2, एक ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, ये 2 पॉइंट्स आपके बैलेंस शीट की 5वीं मेन हेडिंग करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे। ठीक है, तो लेंच ये अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ। अब बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग तो वही 3 लाइंस यूज करनी है इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा बेटे अकरम आरिफ लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीज़, एसेट्स रुपीज़। तो पहले फिल करेंगे हम लोग अपनी लाइबिलिटीज साइड को। तो लाइबिलिटीज साइड पे पहली मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में पहले लेंगे हम अपना ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल कौन सा होता है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी जिससे कंपनी रजिस्टर हुई थी, तो उसने बताया दोनों सेम है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये आ जाएगा 15 लाख, डबल अंडरलाइन। फिर आ जाएगा बेटे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, तो ये कितना था, ये भी इतना ही है, 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये आ जाएगा 15 लाख। पहली मेन हेडिंग खत्म। अब सेकंड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस का डाटा हम लोगों ने 2 जगहों से ट्रांसफर करना है। पहले नंबर पे आप देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो आप देखें ट्रायल बैलेंस में सेकंड पॉइंट शेयर प्रीमियम है, तो शेयर प्रीमियम हमारा रिजर्व नहीं सरप्लस है, तो पहले हमने रिजर्व्स लेने हैं। तो रिजर्व में ये नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बेटे जनरल रिजर्व 135,000, ये आ जाएगा। फिर इसी के नीचे दिया हुआ है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी आउटर कॉलम में जाना चाहिए 1,10,000, लेकिन चूंकि इस पर एडजस्टमेंट थी इसलिए इसकी वैल्यू पहले आएगी इनर कॉलम में 110,000। अब एडजस्टमेंट में उसने कहा था कि इसमें 80,000 मजीद ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे ऐड ट्रांसफर 80,000, तो ये आ जाएगा 190,000। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा शेयर प्रीमियम 40,000, ये ट्रायल बैलेंस में दूसरा पॉइंट पड़ा हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफर हो गए। अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या आना है, तो 2 पॉइंट आने थे, एक ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वो ऑलरेडी हमने इसमें ऐड कर दिया 80,000, इसलिए आप दोबारा नहीं लेंगे। और दूसरा आना था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, वो किस नाम से आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 441,250। ये हमारी सेकंड मेन हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस कंप्लीट हो गई।
अब आते हैं हम अपनी थर्ड मेन हेडिंग की तरफ, विच इज़ लॉन्ग टर्म लोन्स। तो क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई लॉन्ग टर्म लोन मौजूद नहीं है, निल। फोर्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे डिबेंचर्स एंड पीटीसीज। तो उस क्वेश्चन में उसने 6% डिबेंचर्स बताए हमें 500,000 एज इट इज़ लाइबिलिटी बन गए। अब फिफ्थ मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे हमारे पास हमारी करंट लाइबिलिटीज़। अब इस करंट लाइबिलिटी का डाटा हम लोग 4 प्लेसेस से ट्रांसफ़र करेंगे। पहले नंबर पे डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। तो अब आप देखें 500,000 का जब हमने 6% लिया था तो वो 30,000 आया था। तो ये जो 30,000 है ये एडजस्टमेंट की अमाउंट है। इसका एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे हमने लिखा है इसको, ठीक है। और यही जो 30,000 है ये बैलेंस शीट में हमारी करंट लाइबिलिटी भी बनना है। लेकिन बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी बनाने से पहले आप देख लें ट्रायल बैलेंस के अंदर पहले से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद है तो वो बीच में से माइनस कर लें। तो आप देखिए उसने ट्रायल बैलेंस में बताया था, ये राइट साइड पे तीसरा पॉइंट पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 15,000, ठीक है ना। तो 30 में से 15 माइनस करें तो बाकी 15,000 ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट के नाम से। दूसरे नंबर पे अब आप देखें कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से यहाँ पे क्या क्या ट्रांसफ़र करना है। तो एक आना था बेटे हमारे पास प्रोपोज्ड डिविडेंड 225,000 और दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 200,000। तीसरे नंबर पे अब आप देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन सी करंट लाइबिलिटी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ हमें उसने क्रेडिटर्स बताए हुए हैं। राइट साइड पे वेरी फर्स्ट पॉइंट है 11,50,000, तो ये क्रेडिटर 11,50,000 ये करंट लाइबिलिटी बन गई। फोर्थ नंबर पे अब आप देखें कि एडजस्टमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसने नहीं बताया, अगर होता तो वो इधर करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाता, तो वो है ही नहीं है, ख़त्म। तो लें बेटे इसके साथ ही हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जो सी है वो हो गई कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो एसेट साइड पे हमारे पास 4 मेन हेडिंग्स यूज होंगी। पहली आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स। तो अब इस फिक्स एसेट के 2 हिस्से हो जाएंगे, पहले आएंगे टेंजिबल्स फिर फॉलो करेंगे इनटेंजिबल्स। तो टेंजिबल्स में आप देखेंगे कौन कौन सा दिया हुआ है, ये पड़ा हुआ है बेटे मोटर ट्रक दिया उसने हमें। इनर कॉलम में लिखेंगे हम इसकी बाहर वाली वैल्यू 84,500। अब इसमें से लेस कर देंगे हम इसकी डेप्रिसिएशन, तो वो उसने बताई थी 20,000, माइनस करके 64,500 बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया उसने फर्नीचर। तो फर्नीचर की भी आउटर वैल्यू जो सी है 80,000 ये इनर में लिखेंगे। अब इसकी डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करें तो कितनी है 5,000, बाकी कितना बचा 75,000, ये आउटर कॉलम में चला गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इसकी वैल्यू कितनी है बेटे 500,000, ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में चली जाएगी, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट जो सी है उसके 2 इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे ही पूरे हो गए थे। फिर उसके बाद ये राइट साइड पे पड़ा हुआ है थर्ड लास्ट पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है 525,000, ये भी डायरेक्ट आउटर कॉलम में चली जाएगी। टेंजिबल्स कंप्लीट हो गए, फॉलो करेंगे इनटेंजिबल। गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वो है ही नहीं है, और पेटेंट्स वो नहीं है, छोड़ देंगे। पहली मेन हेडिंग खत्म। अब इसको फॉलो करेगी सेकंड मेन हेडिंग इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब सुनिएगा यहाँ पे ज़रा बात को, ठीक, जो हमने अभी तक की डिस्कशन की और अब जो इसको अमेंड कर रहा हूँ मैं, इसको बात को ध्यान से सुनना है। देखें हमने ये कहा ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका रेट मार्केट में चेंज हो जाए, हम उसको क्या करते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट में ले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें 5% इन्वेस्टमेंट दी है 8 लाख और एडजस्टमेंट नंबर 3 में वो कह रहा है कि इसका मार्केट में रेट चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो अब इसके मुताबिक हमें करना ये चाहिए था कि इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट में लाना चाहिए था, हम इसको करंट में नहीं लाए हैं, ठीक। क्यों? इसलिए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसके साथ वो परसेंटेज बता दे, ठीक। तो अब अगर उसका मार्केट में रेट चेंज होगा तो तब भी आपने उसको इन्वेस्टमेंट ही की हेडिंग में शो करना है। तो इसलिए अब हम लोग इसको करंट एसेट में नहीं लेके जाएंगे, यहीं पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 5% इन्वेस्टमेंट 800,000, ठीक है। रेट बेशक चेंज हो रहा है लेकिन चूंकि 7% दी है इसलिए नहीं लिखेंगे, एक बात। और सेकेंडली हमने ये कहा था जी कि जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट में कम हो जाए तो हम लॉस हो रहा होता है उसको शो करते हैं, और जब प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक, मार्केट में रेट ज़्यादा हो तो फिर हम उसको शो नहीं करते हैं। तो अब इस वक्त हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है बल्कि लॉस हो रहा है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लॉस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो हम कब लिखते हैं जब इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज ना दी हो। तो जब इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दी होगी तो उस सिचुएशन में आपने लॉस को भी शो नहीं करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक। तो ये अब कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी। तो अब इस वक्त चूंकि इन्वेस्टमेंट के साथ परसेंटेज दी हुई है इसलिए इसकी वैल्यू को यहीं पे इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में लिखेंगे और इसके लॉस को शो नहीं करेंगे, राइट। फिर
थर्ड मेन हेडिंग आ जाएगी बेटे डेफर्ड कॉस्ट। तो डेफर्ड कॉस्ट में तीन चीजें आती हैं, डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीनों में से कुछ भी नहीं है, निल। फाइनली फोर्थ मेन हेडिंग करंट एसेट्स। तो अब आप देखें करंट एसेट कौन कौन से दिए हैं। एक देखें ये इंश्योरेंस जो सी थी ये प्रीपेड थी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 4250 ये एसेट बनेगी। ये स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस में पड़ा है ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये भी हमारा करंट एसेट बनेगा 850,000। फिर उसके बाद ये डेटर्स दिए हुए हैं 12,50,000, ये भी हमारा करंट एसेट बनेंगे। फिर इसके बाद एडवांस टैक्स है, प्रीपेड टैक्स को कहते हैं, तो ये भी हमारा एसेट बनेगा, करंट एसेट, एडवांस टैक्स 1,50,000। फिर उसके बाद उसने हमें बताया बेटे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट बनेंगे 167,000। ठीक है। फिर उसने हमें बताया बेटे हम लोगों के पास टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स था 10,500, तो ये भी हमारा करंट एसेट बन जाएगा। ठीक है ना। आप ये देखें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो सा था 5% जो लिया था हमने 40,000, तो ये 40,000 हमारा जाके प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे इनकम बना था। अब यही 40,000 बैलेंस शीट में करंट एसेट भी बनना था, हमने एक एसेट साइड पे इसे लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वही डिबेंचर वाली ट्रीटमेंट होनी है कि बैलेंस शीट में एसेट बनाने से पहले, करंट एसेट बनाने से पहले देख लें ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पहले से मौजूद तो नहीं है, जितना मौजूद है वो बीच में से माइनस कर लें। तो अब टोटल 40 था ना, तो अब ट्रायल बैलेंस में देखें आखिरी पॉइंट पड़ा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40 पूरा दे मिल गया हुआ है आपको। इसका मतलब है लेने वाला कोई भी नहीं रहता है, इसलिए वो एसेट नहीं बनेगा। राइट नेक्स्ट। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। तो बैलेंस शीट की खसूसियत के इसकी दोनों साइड्स का टोटल सेम आता है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है बेटे 43,96,250 और एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 43,96,250। राइट। तो इसके साथ ही ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुई और साथ ही हमारा क्वेश्चन भी जो है वो हो गया कंप्लीट।